वेलकम बैक। मैं लवकेश साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं, या फिर आप इसे ईवीएस पेडागोजी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके जो सीटेट है या कोई भी स्टेट टेट एग्जाम हो उसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। सीटेट मतलब सीटेट नहीं, आपके ईवीएस के, ठीक है। तो हमें 30 में से आपके जो 10 या 12 क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो आपके 3rd से लेके 5th क्लास तक की जो ईवीएस की जो बुक है वहाँ से बनते हैं। और जो बाकी के जो क्वेश्चन है आपके 18 या फिर आपके जो 16 बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपके जो है बनते हैं आपके शिक्षा शास्त्र से, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। आज इस वीडियो में हम आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले ही मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं इस चैनल पर, आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखे तो। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 73 से, ठीक है। वैसे तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन मान जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो एकीकृत शिक्षा के लिए आप कैसी योजना बनाओगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन, गलत। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंधन, गलत। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिलाएंगे। मतलब आप ऐसा करोगे, ईवीएस पढ़ा रहे हो ना आप, तो आप इसमें क्या करो, आप इसमें साइंस का चैप्टर भी जोड़ दोगे ना, कुछ पार्ट्स, कुछ भाग, कुछ ईवीएस के जोड़, कुछ आपके सोशल साइंस के जोड़ दोगे, कुछ आप जो जियोग्राफी का उसको जोड़ दोगे। तो थोड़ा थोड़ा आप जो पार्ट्स है तीनों को जोड़ दोगे, ठीक है, ताकि बच्चे समझ सकें। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग अलग करेंगे, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज किया था। अब देखो, उपाख्यान अभिलेखों में ऐसी चीज़ कोई दर्ज नहीं की जाती बच्चे के बारे में कि जो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ना, जैसे उसकी कमियां हो गई, गलती होगी, वो उद्यमी है, शरारती है, ये चीज़ हमें नहीं लिखनी। तो पहला ऑप्शन आपका मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, तो उपाख्यान में हम ये नहीं लिखनी है। दूसरा, निर्णय वाले कथनों को लिखना, तो निर्णय वाले कथनों को भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। 4th है मजबूतियों और कमजोरियों को भी पहचान करना, कमजोरी क्या है बच्चे की और उसके मजबूत किस चीज़ में मजबूत है, तो ये ठीक है। 4th है बच्चे की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना, तो यहाँ पर जो आपकी बच्चे की रुचि क्या है, वो किस चीज़ से संबंधित है, कैसे रिलेट करके पढ़ता है, इस चीज़ को लिखा जाएगा, इसको भी लिखा जाएगा। जो नहीं वाले आपके वही पूछे गए हैं, तो यहाँ पर जो आपका ए और बी है, देखते हैं ए और बी कौन से ऑप्शन में है। आपका ABC, ACD, ए और बी आपका जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्मिता अपनी शिक्षार्थी को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। अब उसे ऐसा क्या करना चाहिए, ठीक है, जो ये लैंगिक विषमता है और रूढ़िवादिता की जो छवि है उसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए वो ऐसा क्या करेगी, केवल लड़कियों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहेगी। तो ये तो रूढ़िवादिता तो दर्शा रही है ये चीज़, तो ऐसा नहीं करेगी वो। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे और जो ऑटो चालक है, देखो अब जो समाज में जो है ना, जो जेंडर बाइस है, जो लैंगिक विषमता या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता, वो क्या है कि जो कुछ जो काम है वो डिवाइड कर दिए गए हैं महिला और पुरुषों में, कि जैसे गाड़ी चलाना हुआ है ना, बाहर ऑफिस जाना हुआ, ये काम कौन करेगा, ये मेल करेगा। ये सब्जी लाना, सब्जी पकाना, ये काम कौन करेगी, फीमेल करेगी। तो ऐसा गेहूँ साफ करना, तो ये काम भी फीमेल करेगी, है ना। तो क्या ये काम को बांट दिया गया, जो कि पहले ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर जो हमें लैंगिक विषमता को दर्शाना है, जो रूढ़िबद्धता की जो छवि है उसके प्रति संवेदनशील बनाना, तो एक ऐसी महिला, कोई बच्चा हो सकता है जो जिसकी मम्मी ऐसा काम करती है, जो ऑटो चलाती है, उनको स्कूल में बुलाया जा सकता है और उन्हें जा सकता है कि सिर्फ ये काम सिर्फ जो है पुरुष ही नहीं कर सकते, इस काम पर किसी पुरुष का ये अधिकार नहीं है या पुरुषों का ये अधिकार नहीं है इस काम पर। ये काम जो है कोई भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, तो ऐसा भी ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सबसे इफेक्टिव है कि जो क्लास में जो संवेदनशील बढ़ा रही है वो उसे समाज से जोड़ रही है, ठीक है ना, वातावरण से जोड़ रही है, स्कूल से बाहर से जोड़ रही है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है। कौन सा कारण है, एक बार क्वेश्चन देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। अच्छा, परिवार और मित्र की थीम में पौधों और पशु टॉपिक को शामिल किए जाने के विषय में, ठीक है।
पौधों आपको जो परिवार और मित्र थीम है, इसके अंदर आपकी और भी चीज़ें जोड़ी गई हैं, ये हम सब टॉपिक बोल सकते हैं। जैसे आपका जो है पौधे हो गए, जानवर हो गए ना, इस तरीके से। तो उसके अंदर 3 तो कारण है, लेकिन एक कारण नहीं है जो इनसे संबंधित नहीं है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, तो ये तो ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया वैसे, ये इसके ऊपर एक और लाइन होनी चाहिए थी यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से संगठित संबंधों को साझा करता है, तो ये भी ठीक है, ये परिवार और मित्र में आ जाएगा। पहला भी आ जाएगा, संस्कृति समाज है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीव और जीवन और आजीविकाएं विशेष पशु या पौधों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आपने देखा होगा कि कुछ जनजातियां ऐसी हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जो कुछ पेड़ों और पौधों या फिर किसी पर्टिकुलर जंगल में रहती निवास करती है और उसी जंगल का उपयोग करती है और उसी को अपनी संपदा या घर मानती है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, तो ये आपका गलत है, विज्ञान के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन आपका 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो ये क्या बच्चे क्या करेंगे, तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न पूछना, ये प्रश्न पूछना, चलो ठीक है, हम नाम मान लेते हैं, है ना। अभिव्यक्ति नहीं है, चर्चा भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बचा आपका प्रयोग और प्रश्न पूछना। तो प्रयोग में जरूर नहीं कि जो प्रयोग किया जाए वो बच्चा स्वयं, मतलब जो पर्सन है, प्रश्न पूछा ठीक है, लेकिन ये प्रयोग के अंदर आएगा, क्योंकि बच्चों ने ये एक गतिविधि करी है, ठीक है, प्रयोगात्मक गतिविधि करी है, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न उत्तर नहीं होगा। अब क्वेश्चन पूछकर जो अपनी जो गतिविधि है उसको पूरा करके टीचर्स के पास दिखाएंगे, और इसमें क्या होता है, जो टीचर के मार्गदर्शन के अंदर बच्चे किसी गतिविधि को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर ने बोला कि ऐसा पूछो, तो टीचर के मार्गदर्शन के अंदर बच्चे इस गतिविधि को पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रयोगात्मक होगा, ये प्रयोग कीजिए, प्रयोगात्मक पूरा लिखा जाना चाहिए, प्रयोगात्मक। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है इसे ग्रीन पेन से कर देते हैं, जो आपका सी ऑप्शन ठीक होगा, ग्रीन नहीं तो ब्लू हो गया, आपको जो सी ऑप्शन है यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्ति की विभिन्नताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो समूह कार्य कर रहे हैं बच्चे ना, और उनको आपको सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताओं के लिए आकलन करना है, तो आप ऐसा क्या करोगे कि सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषता को आकलन कर सको समूह में। कागज पेंसिल समूह में करोगे टाइम लग जाएगा, निर्धारण मापनीय करोगे गलत रेट देगा, है ना, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा होता ना कि कौन बच्चा कितना अच्छे तरीके से कर रहा है, कितने गलत तरीके से कर रहा है, दत्त कार्य भी नहीं दोगे आप। यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन बचता है, मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में क्या हुआ, समूह का जो आप आकलन करना चाहते हो वो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे इफेक्टिव जो है आपका बी ऑप्शन पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। अब किसको दूर करना चाहिए बच्चों के आकलन में। पहला ऑप्शन है आपका बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। भाई देखो ये चीज़ नहीं करते हम सही गलत में आंकने के पर हमारा क्या मतलब बना कि बच्चा ये पढ़ा लिखा या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर ये जो गलती कर रहा है बच्चा वो कम इंटेलिजेंट है या समझदार नहीं है। तो ऐसा हमें ये चीज़ तो करनी नहीं है, तो दूर रखना चाहिए या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ही होगा आपका। तो पहला ठीक है, आप जो पहला आंसर होगा आपका ये होगा। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दे गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, ये हो सकती है आकलन में चर्चा। आकलन के संकेतों का उपयोग ये हो सकता है। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा आकलन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है, जागरूकता का अभाव। अब देखो लोगों को जागरूकता नहीं है, प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, नहरों नदियों में कुछ भी बहा रहे हैं। जैसे भी आपको पता होगा बारिश आ रही है, ठीक है, तो बारिश से पानी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो लाल किला है, ये इसके आसपास का जो एरिया, यमुना के आसपास का एरिया वो पूरा डूब चुका है, मतलब मोस्टली जो है डूब चुका है। इसलिए जो है गाइडलाइन जारी की गई है जो उसका घर के आसपास जो यमुना नदी के आसपास के लोग हैं जो इस एरिया में आते हैं वो अपना घर छोड़कर चले जाएँ, क्योंकि जान मान की हानि हो सकती है। तो जागरूकता का अभाव है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, अनियोजित शहरीकरण, तो ये भी ठीक है आपका। जंगली जानवरों का प्रजनन, ये नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है।
ठीक है, कहानियाँ दी गई है ना आपकी जो प्राथमिक स्तर पर जो आपकी पर्यावरण की जो बुक है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए, कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे अधिक उपयुक्त कारण है? तो आप क्या करोगे, कहानी अन्य विषय क्षेत्र को छूती है, तो ठीक है, ये एकत्रित करने की बात की गई है कि किसको आप शामिल करोगे, तो ये तो पहले शामिल है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, कहानियों पर कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, बच्चे एक ध्यान से सुनते हैं, ये हो सकता है। देखते हैं, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ठीक, बिल्कुल, ये आपका सेकंड वाले से भी ज़्यादा है। आपकी कहानियों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे की उस एज के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, जो उसकी समझ के अकॉर्डिंग होती है, और बच्चा इस चीज़ को अपने समाज में भी देखता है। तो यहाँ पर जो आपका जो है जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन है, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, तो ये भी ठीक है, लेकिन जो इफेक्टिव है आपका वो थर्ड ऑप्शन है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, लेकिन वो संदर्भ से जोड़ पाती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जीवन से जोड़ पा रही है या नहीं जोड़ पा रही बच्चे के। ठीक है, बच्चा इस चीज़ को डेली लाइफ में अपने देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप पेड़ों के प्रति संवेदनशील है, पेड़ों को उखाड़े ना, काटे ना, है ना, बेमतलब में पेड़ों को जलाए ना, इस तरीके से। जैसे सर्दियों में पेड़ों को जलाने के लिए ले जाया जाता है जंगलों से काट के, तो ये नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे सही गतिविधि कौन सी होगी आपको वो बताना है। एक, पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करें। तो पहला ऑप्शन ही आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अब पता क्या होगा, जब बच्चा किसी पेड़ को बीज बोएगा, है ना, ज़मीन में, ठीक है, उसको पानी देगा, तो सब पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है एक पेड़ को उगाने में, उसका रखरखाव करने में, और तब जाकर इतना बड़ा होता है। और हम इसको कुछ समय में ही काट पीट कर देते हैं, उसे उखाड़ के जलाने के लिए लेकर चले आते हैं। ठीक है, तो बच्चा इसके प्रति संवेदनशील होगा, बच्चे में खुद संवेदनशीलता आएगी। इसके साथ बच्चों को ना, बच्चों का किसी को भी, व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को भी चीज़ों से लगाव बहुत जल्दी हो जाता है। यदि हम बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे को यदि कोई पपी ला कर दे दिया जाए तो उसको बहुत जल्दी लगाव हो जाएगा उससे। इसी तरह पेड़ों से भी उसे लगाव हो जाएगा। ठीक है, कि पेड़ों को नहीं काटना। तो हमें क्या, हमें संवेदनशील ही बनाना है जो है पेड़ों के प्रति। ये पेड़ों के प्रति ना हो के भी ये जानवरों के प्रति भी हो सकता है कि, लेकिन जानवरों में किसी जानवर को पालना बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, कि कोई कुत्ते को पाल रहे हो, लेकिन पप्पी जो है खतरनाक नहीं होते। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना भी नहीं होगा, समूह चर्चा भी नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा। सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि बच्चा खुद प्रयोग करके देख रहा है। ये एक प्रतियोगिता है, योजना बना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रमुख तांबा अयस्क डिपॉजिट में पाया जाता है। डिपॉजिट में पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? अच्छा, किस प्रमुख तांबा अयस्क कहाँ पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये तो आपका जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पश्मीना शॉल लगभग इतने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में 1.5 घंटे का समय लगता है। तो आपको बताना है कि कितने शॉलों के बराबर, स्वेटर के बराबर ये गर्म होता है। जैसे कि यहाँ पर 10 स्वेटर के बराबर गर्म होता है, 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है, फिर 6 दे दिया, 10 दे दिया, तो 10 के बराबर नहीं होता, 2 ऑप्शन गए, और इसको 250 घंटे लगते हैं। तो आपको यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। ये पहाड़ी इलाकों पर जो बहुत रेयर तरह की जो भीड़ होती है उन पर, मतलब उनसे हमें ये प्राप्त किया जाता है, जो इस तरह का जो इसका जो ऊन होता है, जो शॉल का जो धागा होता है, ठीक है, वो बहुत गर्म होता है और उसे इतना ही टाइम लगता है बनने में। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न पदार्थों में से कौन सा प्रथम पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तो देखो, वायु तीनों अवस्था में पाई जाएगी। वायु तो आपको पहले तो सिर्फ एक ही अवस्था में जो आपकी जो हवा के रूप में पाई जाती है, ठीक है, द्रव में नहीं पाई जाती, सॉलिड में भी नहीं पाई जाती। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। मृदा नहीं होगा, क्योंकि मृदा सॉलिड में होती है लेकिन हवा के रूप में नहीं होती, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत। अग्नि भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आपका जल ही बचता है। अब आप पानी को देख लो, द्रव है, भाप के रूप में पाया जा सकता है, और आपका ठोस में बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, जो हिम ग्लेशियर्स हैं। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पृथ्वी पर तीनों, अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसे थोड़ा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
जब एक तांबे की प्लेट को लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रखा जाता है तो इसके ऊपर एक धुंधले हरे रंग की कोटिंग आ जाती है। इससे इसे हरे रंग का पदार्थ है। हरे रंग का पदार्थ कौन सा आपको बताना। तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का एक मिश्रण है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का एक मिश्रण है, और कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिश्रण है। तो यहाँ पर जो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिश्रण है। तो आपका यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। अब जो स्टेनलेस स्टील होती है आपको बताना है किसकी एक मिश्र धातु। देखो स्टेनलेस स्टील में देखो निकेल और क्रोमियम तो मिलाया जाता है, कार्बन भी मिलाया जाता है, लोहा भी मिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील के जो गेट बने होते हैं वो बहुत चमकते हैं, ठीक है। अब आपने ये भी देखा होगा कि उन जो स्टेनलेस स्टील के जो कुछ गेट जो आपने देखे होंगे कुछ तो बहुत चमक रहे हैं, हमेशा सदा बाहर हैं, और कुछ ऐसे हैं कि इनकी जो है चमक में कमी आ गई है। तो इनमें डिफरेंस ये है कि जो निकेल और जो आपका निकेल है, निकेल और क्रोमियम की मात्रा कम मिलाई जाती है, लोहा और कार्बन की ज़्यादा मात्रा मिलाई जाती है इसमें, जिसकी वजह से ये कुछ टाइम बाद ये है इनकी जो चमक है वो खत्म होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक विषमागत मिश्रण जिसमें विलय कण नहीं घुलते लेकिन निलंबित रहते हैं क्या कहलाता है। अब देखो एक आपका ऐसा मिश्रण है जिसके अंदर आपके कण नहीं घुल रहे लेकिन उसमें मौजूद रहते हैं, मतलब घुल रहे नहीं, मतलब आपने चीनी को मिलते हुए देखा होगा पानी के अंदर, तो ऐसे ही कण हैं कुछ जो मिल नहीं रहे लेकिन निलंबित रहते हैं, क्या कहलाता है। अब जो जो कण निलंबित रहते हैं इन्हें इस जो पूरी प्रक्रिया है क्या कहा जाता है। कोलाइड विलयन कहा जाता है, नहीं। विलयन कहा जाता है, नहीं। विलंबन कहा जाता है, ठीक। इसे विलंबन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्टर पैमाने पर 6 से अधिक परिमाण वाले भूकंप डैश होते हैं तो क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। आपने देखा होगा जो आपका एक मीटर होता है ना, उस मीटर में ये दिखाया जाता है कि इसमें कुछ रेटिंग लिखी होती है। इस मीटर में ये होता है कि ये मीटर की जो सुई है या फिर जो यहाँ पर लगी हुई है ये एकदम नीचे जा रही है, धीरे धीरे करके नीचे जा रही है, या एकदम ऊपर जा रही है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये मौसम को बताता है कि मतलब मौसम नहीं, सॉरी, ये कौन सा रिएक्टर, लेकिन ये दूसरा वाला है, ये आपका दूसरा पैमाना है, ये भूकंप वाला पैमाना अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, थर्मल प्लास्टिक को आसानी से डलाकर किसमें परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपको बताना है किसमें परिवर्तित कर सकते हैं आप। थर्मल प्लास्टिक है ना, तो आप फिल्म में हाँ थर्मल प्लास्टिक फिल्म में पर मतलब चेंज कर सकते हो, फाइबर में भी चेंज कर सकते हो, पैकेजिंग के उसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आप तीनों में प्रयोग कर सकते हो थर्मल प्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, जो ये आपका मेरे ख्याल से 20वां क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमने आपके 20 क्वेश्चंस डिस्कस करें, ठीक है। राम रोहन का पिता है, ठीक है, और वह रोहन को उसके स्कूल छोड़ने के लिए बाइक चला रहा है। अचानक एक दुर्घटना से बचने के लिए वह ब्रेक के प्रयोग से वाहन को रोकता है। ब्रेक के प्रयोग द्वारा वाहन का रोकना किसका एक उदाहरण है। बल का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत। दबाव का उदाहरण भी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण भी नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो अपने सेंटर की तरफ खींचता है चीज़ों को। साइकिल पे ये दोनों बैठे पड़े, साइकिल चल रही है, ठीक है, हैंडल निकाल लेता है, मान लेते हैं हैंडल इस तरीके से, बैठे पड़े साइकिल पे ये दोनों, तो नीचे की तरफ खींचेगी, लेकिन हम बल लगाते हैं जिससे वो आगे की तरफ चले, तो मीटर सेकंड स्क्वायर में वो आगे बढ़ती है, फिर किलोमीटर पर आवर में। तो पहला और फोर्थ तो होगा नहीं, दबाव भी नहीं है। आपका जो बी ऑप्शन है वो घर्षण है। घर्षण के कारण ही जो है साइकिल का टायर जमीन पर घूमता है, क्योंकि जमीन जो है खुरदरी होती है, उस पर भी डिजाइन बने होते हैं, और घर्षण के कारण ही आप ब्रेक मारते हो साइकिल पे, जिसकी वजह से साइकिल का टायर रुक जाता है और जो है ब्रेक लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने आपको जो है ईवीएस पेडागोजी के कम से कम 15 नहीं 20 क्वेश्चन डिस्कस करें। मैं डेली इस चैनल पर आपको जो है एक पेडागोजी की वीडियो और एक आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने इस चैनल पर इन वीडियो से पहले, मतलब इस वीडियो से पहले पेडागोजीज की और भी वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, खासकर आपको जो है हिंदी पेडागोजी और मैथ पेडागोजी, क्योंकि आप जो है ईवीएस पेडागोजी तो पढ़ लेते हो लेकिन आप हिंदी पेडागोजी को हल्के में ले जाते हो, ठीक है, और आप चाइल्ड डेवलपमेंट तो पढ़ ही रहते हो, क्योंकि आपको DT+B की भी तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ
पैडागोजी सिर्फ ईवीएस पैडागोजी पर ही ध्यान नहीं देना, हिंदी पर भी ध्यान देना। हिंदी के क्वेश्चन बहुत आपके सरल आते हैं, जिसमें आप 30 में से 30 आराम से ला सकते हो, ठीक है ना। तो आपने यदि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो नहीं जाकर जरूर देखें, आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी और प्ले लिस्ट के बाहर भी मिल जाएंगी वीडियोस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।